नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें, ऐतिहासिक घटनाएं जो स्टैटिक प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रोज की तरह सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं पर, उसके बाद फिर बात करेंगे आज क्या कुछ घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 1759 में दिल्ली के सम्राट आलमगीर द्वितीय, उनके मंत्री द्वारा आज ही के दिन क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। आपको पता है कि 1707 में जब भारत में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद राजनीतिक अस्थायित्व आया मुगल शासन काल में। उसके बाद पूरी तरीके से मुगल डायनेस्टी चेंज हो गई और एक दूसरे की हत्या, मंत्री राजा भाई बहन एक दूसरे की हत्या करने लगे थे। उसके बाद 1997 में एक और घटना घटी, भारत बांग्लादेश का जो विवादित रेड क्लिफ वाला जो एरिया था, जो सीमाओं को लेकर था, उस रेड क्लिफ वाले सीमा के विवादित क्षेत्र को यथा स्थिति के रूप में दोनों देशों के बीच मान्यता दे दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है 1966 में बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतलब आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो गुलाम रखे हैं वो इंग्लैंड ने रखे हैं, तो इंग्लैंड ने बारबाडोस को आज ही के दिन 1966 में आजाद किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 1931 में रोमिला थापर, आपको पता होगा कि भारतीय इतिहासकार हैं और इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इससे पहले जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी डिपार्टमेंट की प्रमुख भी रही है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक जनजाति है, आपको पता है कि भारत में लगभग आपकी 8% जो है लोग जनजाति के रूप में रहते हैं। तो इसमें एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम क्या है, जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है और इस समय ये बड़ी चर्चा का क्या है, कारण है। समझ गए आप? तो ये चर्चा का कारण है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्या है, आपकी ये जनजाति रहती है। तो चर्चा का कारण क्या रहा है? दरअसल आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका, आप दुनिया में ये बात बिल्कुल जानते ही होंगे कि अफ्रीका में दुनिया का पहला जो व्यक्ति है, ऐसा माना जाता है अफ्रीका में दुनिया का पहला व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जो फैले, उनमें से एक ये जनजाति वाले लोग भी हैं। जरा बात करते हैं। तो पहली बार आप ये बात सुन रहे हैं 2024 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, 30 नवंबर की। देश के संविधान को लागू हुए हो गए 75 साल। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में पहली बार शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतदाता सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया जारवा जनजाति के 19 लोगों को। जारवा एक स्वदेशी जनजाति है, इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है। आपको पता है जनजाति किसको कहा जाता है? जनजाति वो होती हैं जो विकास की मुख्य धारा से कटी हुई हैं, उस समाज को जनजाति या आदिवासी समूह कहा जाता है। बात करें तो ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। जंगिल जनजाति के वंशज हैं, ये ध्यान रखना, जांगिल जनजाति के वंशज हैं और इनके बारे में ये माना जाता है कि ये अफ्रीका के बाहर आने वाले पहले मानव प्रवासियों में से एक थे। ठीक है। इसके अलावा उपनिवेशवाद के कारण ये धरा लगातार ये घट रही है और इस समय ऐसा कहा जाता है कि इनकी संख्या 250 से 400 के बीच में ही है, इससे ज्यादा इनकी संख्या नहीं बची। आपको और मैं बढ़िया सी बातें बताता हूं कि कौन कौन सी जनजातियां अंडमान निकोबार में हैं। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। राजधानी का नाम इसकी हाल ही में बदला गया है। आपको पता होगा अंडमान निकोबार की राजधानी का नया नाम क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया। ठीक। इसके बाद यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और भाषा की अगर बात करें, यहाँ पर क्रियोल हिंदी भाषा जो है बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर निकोबारी भाषा भी बोली जाती है। साथ ही में ध्यान रखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख यहाँ क्या है, जनजातियां हैं कौन कौन सी, जैसे अंडमानी, ओगने, सेंटिनली और शोम्पेन। ये यहाँ की क्या है, फेमस जनजातियां। आपको ध्यान होगा कि 2011 में
2011 में पहली बार देश की जनगणना में ये जनजाति जो है शामिल हुई थी, ये बात आपको पता ही। तो भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मीणा है। इसके अलावा अगर बात करें भारत की सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो कहां पर रहती हैं, मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, समाचारों में रहा ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? फोटो देखने के बाद आपको तो लग गया होगा कि कोई ना कोई किसका मामला है, कानून का मामला है। अब कानून का मामला तो इसमें पशुधन तो कानून से या तो ये होगा या ये होगा। दरअसल आपका हाल ही में क्या किया गया है, एक उपभोक्ता शिकायतों को दूर करने के लिए ई दाखिल पोर्टल को शुरू किया गया है। कई बार क्या है, आप ऐसे समझो कि आपने एक कोई मोबाइल खरीदा या आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी या आपने कोई भी सामान खरीदा, तो कई बार क्या होता है कि आप उपभोक्ता कोर्ट के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, आपको पता भी है। बहुत सारी बार आपने सुना भी होगा कि फला आदमी ने ओला कंपनी का स्कूटर लिया और उस स्कूटर की पहली सर्विस कराने के लिए जब वो गया तो इतना उसका स्कूटर नहीं था जितना उन्होंने सर्विस चार्ज लगा के उसका वो जो है चार्ज बैठा दिया। तो कई घटनाएं कर्नाटक में, बेंगलुरु में ऐसी हुई हैं कि उन्होंने वहां कंपनी के सामने उसमें आग लगा दी और उपभोक्ता कोर्ट में चले गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज एक दिन में कैसे खराब हो सकती है। तो इस तरह के मामले बड़े बढ़ रहे हैं, उनको लेकर बात करते हैं। तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ये पोर्टल देश भर में सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। ठीक है भैया। इसके बाद इसे उपभोक्ता निवारण आयोग द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। दरअसल इसको एक कार्यक्रम के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया था पूरे देश में। अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, अब जो है ये पूरे देश में लॉन्च हुआ है। इसका जो काम है अगर पूछा जाए तो ये है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करना और त्वरित और परेशानी मुक्त तरीका जो है ये क्या करता है, प्रदान करता है कि तुम्हें जो है तुम्हारी जो परेशानी है उसका तुरंत ही क्या करना है, इसको इलाज करना, ये इसका तरीका है। उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने, मामले की प्रगति को ट्रैक करने और ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका मामला कहां तक पहुंचा, आपने जो पेमेंट किया है वो कितना है, सही है या आपसे ज्यादा तो नहीं मांगा जा रहा, वो सारी चीजें इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे ट्रैक कर सकते हैं जैसे आपने फ्लिपकार्ट का कोई ऑर्डर करते हैं ना, तो शिपिंग हुई है या नहीं, आपका ठीक उसी तरीके से ये मॉड्यूल पर काम करता रहेगा और आप इसमें चीजों को देख सकते हैं। बात करते हैं और थोड़ी सी इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कई बार आपसे पूछा गया है। 2024 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको पता ही है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था आपका? 1986 में। इसीलिए इसको जो है आज ही के दिन हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। एचपीसीएल कंपनी आपको पता होगा कि एक दिग्गज कंपनी है, पेट्रोल खनिज के लिए जानी जाती है। तो एचपीसीएल कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? दरअसल मैं बता दूं, इनको बनाने की सबसे पहली बात तो ये कि की गई है घोषणा, अभी ये बने नहीं है। इनको जो है लगभग आप कह सकते हैं फरवरी में इनको जो है नियुक्ति दी जाएगी। अभी इनका इंटरव्यू वगैरह लेने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। अब जो है केवल इनको इंटरव्यू जो है नियुक्ति देनी बाकी है। आपको पता है कि अगर बात करें तो नोएल टाटा जो है इस समय आपके जो टाटा ग्रुप है उस टाटा ग्रुप के क्या हैं, चेयरमैन है। और आंसर है इसका अब क्या? अमित गर्ग। अमित गर्ग को एचपीसीएल के सीएमडी के रूप में जो है क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगली बात करें तो एचपीसीएल की ये मैंने आपको बात बता दी है कि ये क्या करती है, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स और बिक्री विशेषज्ञता के साथ ये गैस क्षेत्र में जो है इन की अगर बात करें अमित गर्ग की तो 35 साल से ज्यादा का इनको अनुभव है। तो ये अपने अनुभव के आधार पर कंपनी का यह मानना है कि उसको बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट कराएंगे, उसके लिए इनको ये बनाया गया है। अब बात करें एचपीसीएल तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका
जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में है। और अंतरराष्ट्रीय मानकों के ल्यूब बेस ऑयल का उत्पादन करने वाली ये क्या है, कंपनी है। ठीक है भैया, अंतरराष्ट्रीय ल्यूब वेल जो है तेल है उनके उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियों में कौन सी है, आपकी सऊदी अरामको जो है वो क्या है, प्रमुख तेल उत्पादकों की कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस अनुभवी तेज गेंदबाज के द्वारा भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है। इस साल भारत के दुनिया के बहुत सारे 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है। तो 30 से ज्यादा जो खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, तो इसमें मैं आपको बता दूं तो अभी भुवनेश्वर कुमार जो है आईपीएल आपका खेल रहे हैं। इरफान पठान आपके बहुत पहले जो है संन्यास ले चुके हैं, ये भी बहुत पहले संन्यास ले चुके हैं। अब बात आ रही है सिद्धार्थ कौल की। तो सिद्धार्थ कौल, एस कौल के नाम से इनको जाना जाता है, और इन्होंने जो है क्या किया है, अपने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2008 की अंडर 19 विश्व कप टीम के विजेता का हिस्सा रहे। इसके अलावा 2018-19 में 6 अंतरराष्ट्रीय इन्होंने मैच भी खेले हैं, और सेवानिवृत्ति की अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच से घोषणा कर दी है। इन्होंने बताया है कि ये अभी लगातार डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है उन टूर्नामेंटों को खेलते रहेंगे, और इंटरनेशनल में अब जो है इन्होंने अपनी उम्मीद खत्म कर दी है कि इनको खेलने का मौका दिया जाएगा। 297 इन्होंने प्रथम श्रेणी मैच जो है विकेट लिए हैं, और ठीक ठाक इनका आईपीएल रिकॉर्ड रहा है। और 30 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो मैं अभी बात कर ही रहा था कि 30 नवंबर तक जो है 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया। जैसे इस साल विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने टी20 से संन्यास लिया। मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड, इसके अलावा जेम्स एंडरसन, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने क्या लिया है, संन्यास लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से खिलाड़ी ने किस किस देश के संन्यास लिया है, वो चीज आपसे पूछी जा सकती है। अगली बात करें तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और प्रतिरक्षा प्रावधान ने किस प्रसिद्ध नेता के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल मैं आपको बताऊं तो मसला ये है कि अभी जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू ने क्या किया है, आपको पता ही है कि हमास के साथ इनका युद्ध चल रहा है। हमास के साथ युद्ध के साथ साथ इन्होंने जो है अपने आस पड़ोसी देशों में भी ठीक ठाक करके हिंसा फैलाई रखी है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ये मानना है कि ये आदमी शांति चाहता नहीं है। शांति जब ही की जा सकती है जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उस के लिहाज से बेंजामिन नेतन्याहू का क्या कर दिया गया है, वारंट जारी कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन के बारे में जानते हैं आप, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। इनकी अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं, इजराइल के हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें किम जोंग इन, तो ये आपके उत्तर कोरिया के हैं। इसके अलावा अगर आपसे बात करें शी जिनपिंग, तो ये चीन के राष्ट्रपति हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बेंजामिन नेतन्याहू की, तो आईसीसी जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू के लिए गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया है। और इसकी जानकारी जो है जो दी गई है वो फ्रांस के, इसकी जानकारी जो दी गई, इसकी जानकारी जो दी गई वो दी गई फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने। इसकी पुष्टि की कि इजराइल आईसीसी का सदस्य न होने के कारण उसे ये छूट प्राप्त है कि वो इसमें, उनका अगर वारंट भी जारी हो गया तो कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता। अगर वो इसके सदस्य होते तो उनके खिलाफ, उनके लिए जो है बड़े एक्शन लिए जा सकते थे। कानूनी आधार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गैर सदस्य देशों के नेताओं पर प्रतिरक्षा लागू होती है। और इसमें क्या है कि रोम संविधि के अनुच्छेद 1998 में ये लिखा हुआ है कि कोई सदस्य अगर इसमें शामिल नहीं है तब उसमें जो है उसके खिलाफ वारंट वगैरह जारी किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड हेग में है। स्थापना इसकी कब की गई है, 1945 में। अध्यक्ष इसके जो है नवाफ सलाम है। और आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, मामले को सुनने के लिए 15 न्यायाधीश होते हैं। वैसे ऐसा है, आज तक मुझे तो लगता नहीं है कि इसके द्वारा किसी मामले को सुलझाया गया है। भाई आप अपने मामले को देखो, जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो कितने दिनों से चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर के मसले को आज तक सुलझाया नहीं जा सका।
कोई देश इनके निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। जिस भाई अगर कोई निर्णय दिया जाएगा, आप समझो बात को, तो एक के पक्ष में आएगा, दूसरे के विपक्ष में आएगा। जिसके पक्ष में आएगा वो इसका समर्थन करेगा, जिसके विपक्ष में आएगा वो इसका विरोध करेगा। तो आज तक मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि इनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो कहीं सफल हुए हैं। बस केवल ये औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। पानीपत में आने वाली 11 तारीख को दिसंबर को, पानीपत में आने वाली 11 तारीख को दिसंबर में बीमा सखी योजना किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो हमारे प्रधानमंत्री, और ये कौन है? सीएम नायाब सिंह। तो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत में सखी योजना लॉन्च की जाएगी। कब? पानीपत में 11 दिसंबर को सखी योजना लॉन्च की जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगला मैं आपको डिटेल बता दूं इसके बारे में, तो ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। दरअसल सरकार का ये मानना है कि अगर महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, धीरे धीरे वो काम की तरफ अपना ध्यान दे रही हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें और अपने भविष्य के लिए वो सेविंग करे, उसके लिए उनको इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस तरह की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जो वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज और उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मैंने वही बात बताई है कि जो महिलाएं रोजगार कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उन सभी को ये बड़े आराम से मिल सकता है। इसकी अगर बात करें तो वित्तीय सहायता की बीमा उत्पादों तक पहुंच, महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी जो सरकार के द्वारा स्कीम चल रही है, उन सभी में इसको शामिल किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सरकार के द्वारा बहुत सारी जो स्कीम चल रही है उसमें ऐसा हो रहा है कि जो सरकार की स्कीम चल रही है तो उसमें उन महिलाओं को 2 साल के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना और इसके अलावा जीवन सुरक्षा बीमा योजना भी दी जा रही है। इसके अलावा हो सकता है कि इसमें अब की बार एलआईसी को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, 2004 में चलाई जाने वाली कुछ जो है 2024 में चलाई जाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। एक तो योजना चली है सरकार के द्वारा ट्रेड, ये महिलाओं की समृद्धि के लिए चली है। और इसके अलावा एक योजना चली है जिसका नाम है शक्ति केंद्र योजना, ये भी महिलाओं के द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने सर्वसम्मति से किस आदमी को नया अध्यक्ष चुनने की अनुमति दी दी है? आपको पता होगा कि इस समय जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो अगले जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनेंगे? देखो आपको मैं बता दूं ये आपके एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? प्रमुख है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक के जो सीईओ हैं वो ये हैं। इसके अलावा अगर बात करें विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? अजय बग्गा है। तो आंसर आया मसातो कांडा। मसातो कांडा की अगर बात करें तो मसातो कांडा कहाँ के हैं? जापान के हैं। और एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ने सर्वसम्मति से इनको जो है अध्यक्ष चुनने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये इस समय जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनको वित्त की काफी अच्छी खासी नॉलेज है, इस आधार पर इनको चुना गया है। आपको पता है कि फरवरी में मसात्सुचो असाकावा की जो है समय सीमा पूरी हो रही है, अब उनकी जगह ये पदभार ग्रहण करेंगे। क्लियर है बात? इसके बाद अगले बात करें तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। और एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1966 में, और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर है? मनीला। मनीला की अगर बात करें, मनीला कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। कहां पर है? मनीला फिलीपींस में। और एडीबी का 69वां नया सदस्य देश आपको पता ही है कौन बना है? इजराइल। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि एडीबी का नया जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है? इजराइल। एडीबी ने असम के लिए भी अभी 5,000 करोड़ रुपए की एक योजना पैकेज दी थी। भारत ने आईएनएस अरिघाट
से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? दरअसल आईएनएस अरिघाट से मिसाइल का नाम है K4 और ये एक परमाणु मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी मिसाइल है? परमाणु मिसाइल है और इस परमाणु मिसाइल का जो है हमने एक सफल परीक्षण कर लिया है। बात जरा पूरी करते हैं। पूरी बात ये है कि K4 मिसाइल के इसकी बात करें तो ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 35,000 किलोमीटर है। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो है अंतर महाद्वीपीय, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय जो है वो क्या है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है और इसका सफल परीक्षण किया गया है बंगाल की खाड़ी से। कहां से किया गया? बंगाल की खाड़ी से इसका सफल परीक्षण किया गया है। स्थान मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा भारत की प्रमुख मिसाइल जो है, जो अग्नि श्रेणी की और पृथ्वी श्रेणी की जो भारत की मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें कैसी हैं? परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं। भारत जो है सुपरसोनिक और परमाणु सक्षम मिसाइलों की अगर बात करें, दुनिया के एक बेहतरीन देशों की श्रेणी में अब शामिल हो चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसको NRI, ठीक है, ये ध्यान रखना है, NRI 2024, NRI 2024 में भारत का रैंक क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा तुम बताओगे इसका आंसर? यार ये तो लिख रहा है, बताओ जरा क्या है इसका आंसर? तो आंसर है इसका 49वां। कौन सा है इसका आंसर? 49वां है। देखो बात करते हैं तो एनआरआई के चरों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी, लोगों का शासन और प्रभाव के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नंबर जो है वो कितना आया है? 49वां आया है। इसकी अगर बात करें तो पोर्टलंस इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? पोर्टलंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और FTTH सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में दूसरे स्थान पर भारत है। मतलब भारत जो है अब इंटरनेट में, जो आपका सिम वाला इंटरनेट है उसका तो बड़े लेवल पर यूज करता ही है, साथ साथ में भारत जो है अब बैंडविड्थ, जो आपका ब्रॉडबैंड वाला जो इंटरनेट है उसमें भी दुनिया में सबसे ज्यादा अग्रणी देशों में हो चुका है। घरेलू बाजार के पैमाने की अगर बात करें तो घरेलू बाजार के पैमाने के आधार पर भारत जो है कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। जरा बात करते हैं भारत के कुछ 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांक। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 39वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में है 126वां। लोकतंत्र सूचकांक है 41वां। भ्रष्टाचार सूचकांक में है 93वां। लैंगिक समानता सूचकांक में है 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129वां। शांति सूचकांक 116वां। अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 159वां। साइबर क्राइम में है 10वां। वैश्विक ऊर्जा संस्करण में 63वां। पर्यावरण सूचकांक में आपका 176वां। इसके अलावा अगर बात करें भूखमरी की, तो भूखमरी में जो स्थान था 105वां। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान कौन सा था? 25वां। ये भारत के कुछ 2024 के क्रम रहे हैं, इनको जरा ध्यान रखोगे मेरे भाई। लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सा, कि भारत में विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये सप्ताह आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा। 25 नवंबर से 29 नवंबर तक ये चलाया जाएगा। नेविगेशन सेवा स्थानों पर ये जो है विमान से जुड़ी हुई जो सुरक्षाएं हैं उनकी जागरूकता लोगों को नहीं है, उस जागरूकता के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि AI के अध्यक्ष जो है वो कौन है इस समय? विपिन कुमार है। और भारत के इस समय उड्डयन मंत्री जो है वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है और इसमें आप सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बहुत सारा कुछ नया कंटेंट, बहुत सारे कुछ इंडेक्स जो पूरे साल के थे वो सारे आपको मिल गए। आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पर डे ऐसी चीजें बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। आज हम यहाँ तक ही अपनी क्लास को पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में।